नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है, चुनौती दी है और एक तरह से कहा जाए कि धमकी भी दी है। इसके अलावा एसआईआर पर एक बड़ी जो सुनवाई चल रही है बिहार में एसआईआर को लेकर, उसमें अगली तारीख, आज की तारीख तय की गई थी। आज यानी संविधान दिवस, आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक कार्यक्रम भी हुआ, संसद में भी कार्यक्रम हुआ और इस पर एसआईआर पर, बिहार में एसआईआर यानी एसआईआर की संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है उस पर भी सुनवाई आज होनी है। सुनवाई पर भी हम आपको अपडेट देंगे जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर देश भर में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं। किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीएलओस के ऊपर किस तरह का दबाव पड़ रहा है, उसकी शिकायतें आ रही हैं, बीएलओस की जान जा रही है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग खामोशी बरते हुए है। आरोप उन्हीं बीएलओस पर लग रहे हैं कि वो उनके दबाव की वजह से नहीं बल्कि और किसी वजह से उनकी जान जा रही है। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतर आए हैं लोग और इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर एसआईआर पर एक बड़ा विरोध दिखाई पड़ रहा है देश भर में। पश्चिम बंगाल में इसको लेकर बीएलओस ने प्रदर्शन किया है, सरकार वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया है। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोश है। संविधान की बात हो रही है, चुनाव आयोग को संविधान ने एसआईआर का अधिकार दिया है या नहीं दिया है ये तय होना है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई लगातार जारी है। लेकिन उसी एसआईआर के जरिए बिहार में चुनाव आयोग ने चुनाव भी करा लिए, परिणाम भी आ गए और सुनवाई भी उसकी जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह इसको लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब 12 राज्यों में जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस एक महीने के भीतर ही जो चुनाव आयोग जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहा है, हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा है कि ये एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी महाराष्ट्र और बिहार की तरह अपनी सरकार बनाने की साजिश कर रही है, जो हम उसको पूरा नहीं देंगे, हालांकि पूरा नहीं होने देंगे। इसको लेकर अमलेंदु जी, ममता बनर्जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हम देश भर में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, लेकिन इसको अलग तरीके से कि इस बयान को भी लिया जा रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को नहीं बल्कि पूरे देश को धमकी दे रही हैं। इस तरह की यानी पूरे देश में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनका बयान बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है। और बीएलओस की जो उनके ऊपर दबाव की जो खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी अभी कल 2 बीएलओस की जान चली गई है और उन्होंने बाकायदा, उनके परिजनों ने कहा है कि ये दबाव की वजह से उनकी जान गई है। चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल खामोशी बरते हुए है, आखिर क्यों? हाँ बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग इस पर खामोशी बरते हुए है एकदम, और ये लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। कल ही जो है 2 बीएलओस की जान जाने का समाचार है उत्तर प्रदेश से, और ये कहा जा रहा है कि वो सीधा मतलब आरोप है कि एसडीएम धमका रहे थे, कि कानून को धमका रहे थे। हाँ। इस तरीके के आ रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, नौकरी ले ली जाएगी, ये सब धमकियाँ दी जा रही थी। तो ये गंभीर मसला होता चला जा रहा है और सीधे सीधे इसमें आरोप ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहे हैं। विपक्ष सीधे 2 लोगों को इसके लिए सभी जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने कल बहुत तगड़ी चुनौती, जो है धमकी भी आप उसको कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और कल उन्होंने साफ तौर पर कहा, और जो उन्होंने कहा वो है तो बांग्ला में उन्होंने जो कहा, लेकिन उसका हिंदी हम लोग बता सकते हैं कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम इतनी हिम्मत कैसे करते हो, तुम हमेशा पावर में नहीं रहोगे, 2029 तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। जब तुम पावर में नहीं रहोगे तो तुम कहाँ भागोगे, तुम कहाँ पनाह लोगे। अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं इसे अपने ऊपर हमला समझूंगी, और अगर तुमने मेरे पीछे आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पैरों तले ज़मीन हिला दूंगी। बंगाल के लोग झुकने से मना करते हैं। अगर दिल्ली में बैठे नेता बंगाल पर कब्जा करने का सपना देखते हैं तो उन्हें बता दो कि बंगाल बदले में दिल्ली में उनकी सरकार गिरा देगा। ये सीधे सीधे धमकी जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी को दी है कल ममता बनर्जी
बनर्जी ने, और इसी को लेकर जो है बीजेपी आग बबूला बहुत हो रही है। हालांकि कांग्रेस का समर्थन भी ममता बनर्जी को मिला है और थोड़ी सी कटु आलोचना भी हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने ठीक कहा है, जबकि इमरान मसूद जो उनका कहना है कि आप साफ तौर पर पहले ये तय कीजिए कि आपको राहुल गांधी को साथ लेकर चलना है कि बिना उनके साथ चलना है। तो अकेले क्षेत्रीय दल ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई आपको कांग्रेस के साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी इसके खिलाफ। लेकिन ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है, उससे पूरी भाजपा जो है वो हिली हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इसीलिए उनके बयान को किस तरह से वो देश विरोधी बयान बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले सुन लेते हैं बांग्ला भाषा में क्या कहा है ममता बनर्जी ने। और ये जो आप विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, ये उस विरोध प्रदर्शन के हैं जो चुनाव आयोग की SIR के खिलाफ और जो BLOs के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, उसको भी सुनेंगे। लेकिन उनको किस तरीके से समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने, उसको भी सुना जाए। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से ममता के बयान को उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और उसको एक तरीके से देश विरोधी बयान बताने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत को क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है, उन्होंने देश को चेतावनी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम मिसगाइड करने से बाज आए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेला बंगाल में किया तो वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगी। और ये पूरी तरीके से उनका जायज बयान है और हमें चाहिए कि ममता बनर्जी अपनी इस बात पर आगे बढ़ें। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा मुद्दा बनाती है, झूठी बातें करती है कि वहां से 150 घुसपैठिए भाग रहे हैं, इस तरीके का पूरा एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रही है, उससे ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से निपटेगा। तो अब एक बड़ा आंदोलन, बड़ा विवाद इसको लेकर लगातार हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग अड़ा हुआ है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और 1 महीने के भीतर ही उसी तरीके से SIR कराना चाहता है जिस तरीके से बिहार में उसने SIR की प्रक्रिया को पूरा किया है। SIR को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, परिणाम आने के बाद, बिहार के विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए हैं तो वो उन्हीं आशंकाओं को पुष्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब देश के 12 राज्यों में यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर 12 राज्यों में 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी और जगहों पर काफी दिन बाद, साल 2 साल बाद चुनाव है, वहां इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहा है चुनाव आयोग। और उस पर भी जब इतने BLOs की जिस तरीके से जान जा रही है, BLOs के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है, उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जा रहा है और बहुत सारे दबाव उन पर है। क्या दबाव है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना दबाव नहीं होता तो आखिर ये BLO अपनी जान देने पर क्यों मजबूर होते, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग इन बातों को स्वीकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको सुनते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चेतावनी दी है, उसे सुनेंगे। और ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि चुनाव आयोग इस समय बहुत बुरी तरीके से विपक्ष के निशाने पर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर दिखाई दे रहा है और ज़बरदस्त तरीके से घिरा हुआ है और सीधी सीधी चुनौती अब दी जा रही है। अब स्थिति ये है समीर जी, की जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि अब प्रियंका गांधी अगर कोई जनसभा करती हैं तो उसमें नारे लगवाती हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के, और उसमें साथ साथ कि लोकतंत्र के अपराधी कौन कौन है, तो उसमें ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये नारे लगते हैं। 78 सालों में पहली बार है कि किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को लेकर इस तरीके के नारे सड़कों पर लग रहे हैं। समीर जी, ये बहुत चिंता का विषय है कि एक संवैधानिक संस्था का किस तरीके से शरण हो रहा है, किस तरीके से उसके प्रतिष्ठा जो है उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं उस संवैधानिक संस्था के प्रमुख पे बैठे हुए लोग। जी बिल्कुल, इसको सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो यही है कि आखिर इस इतनी महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संस्था है, इसकी गरिमा को किस तरीके से गर्त में डालने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और बार बार ये आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष को ये चुनाव आयोग किस तरीके से इग्नोर कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, विपक्ष की बातों को नहीं सुन रहा है। हालांकि जिस तरीके से जब BLOs वहां पर आंदोलन पर उतर आए और वहां पर तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतर आई तो
मिलने का समय जरूर दिया है पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को चुनाव आयोग ने, लेकिन अगर वो विपक्ष की बातें सुने और उनका संज्ञान ले तो शायद ये इस तरह के विवाद न बढ़ने पाए। लेकिन विपक्ष को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, विपक्ष के आरोपों को, विपक्ष जो प्रमाण दे रहा है उनको। और सबसे इसमें गंभीर बात यह है कि जब चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, तो जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। यह सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर बीजेपी के नेता क्यों जवाब दे रहे हैं। और चुनाव आयोग की हर पूरी कार्यशैली का, उसके सारे तौर तरीकों का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसमें दिक्कत क्यों नहीं हो रही? हाँ, बीजेपी को दिक्कत नहीं हो रही है, बीजेपी बल्कि समर्थन में खड़ी है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए और लोग पूछ भी रहे हैं, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा कि भाई सवाल पूछो, चुनाव आयोग से बचाव में आ जाती है बीजेपी। तो चलिए, आप बचाव में आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जिन मतदाताओं के नाम कट रहे हैं वो उनमें आपके भी मतदाता हैं? आखिर अगर 65 लाख नाम कटे बिहार में, तो आपको ये क्यों नहीं लगा कि 65 लाख मतदाता में एक मतदाता आपका भी हो सकता है जिसका नाम कटा है? इसका मतलब कि आप अपने विरोधियों के नाम कटवा रहे हैं चुनाव से मिलकर, तो आप तो खुद ही साबित कर रहे हैं कि विपक्ष के आरोप सही हैं। वरना ये आपत्ति आपको भी होनी चाहिए थी कि 65 लाख लोगों के नाम एकदम से कैसे काट दिए गए। ये जो है वो पूछा जाना चाहिए, जो कि बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ी हुई है। तो इसलिए विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उस आरोप की पुष्टि करती हुई ही बीजेपी दिखाई पड़ती है कि इस एसआईआर के नाम पे दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। जी बिल्कुल, यहाँ ये आशंकाएं ही नहीं बल्कि ये सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। बिहार में स्पष्ट रूप से, महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ा कि कैसे उन जगहों पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। ये तमाम प्रमाण, साक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनको चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ी दिखाई पड़ रही है। लेकिन विपक्ष भी इससे पीछे नहीं हटने वाला है और लगातार एसआईआर को लेकर विरोध और विभिन्न तरीकों से विरोध जो है वो जारी है। और यहां पर नेताओं के बयान आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपनेता, क्या कह रहे हैं एक बार उन्हें भी सुनते हैं। और इसको लेकर सड़कों पर उतरने का क्रम भी जारी है। 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली कर रही है एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में। सुनते पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव है, वहां भी वहां की जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। देखिए, एसआईआर मतों के अधिकार को छीनना है, लूटना है, डकैती डालना है। निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार दोनों मिलकर ये कर रही हैं, तो इसका विरोध हम सशक्त स्वरों में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जन जन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जो लड़ेंगे उनका साथ देंगे। तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और विरोध प्रदर्शन विभिन्न तरीके से हो रहा है। लेकिन इमरान मसूद को भी सुनेंगे, जो ये कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके साथ है या नहीं है। ये बड़ा सवाल भी है, क्योंकि एकजुटता बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर विपक्ष पूरा एकजुट, इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पर केवल तृणमूल कांग्रेस से ही लड़ रही है, चूंकि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। तृणमूल कांग्रेस वहां पर अभी कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर है। बाकी इंडिया गठबंधन का मुख्य एक तरीके से फेस वहां पर तृणमूल कांग्रेस ही है। लेकिन यह बहुत जरूरी सवाल है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा विपक्ष जब तक इसमें एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, तो फिर इसमें चुनाव आयोग मनमानी अपनी करता रहेगा। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो वो आरोप सही है या गलत है, लेकिन इसके खिलाफ पूरे विपक्ष को एक साथ एकजुट होकर आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पूरे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सत्ता में है और ये लड़ाई केंद्र की है, राज्यों को तो उसे छीनना है केंद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो उसकी लड़ाई राज्यों से नहीं है, उसकी लड़ाई सीधी सीधी जो केंद्र में उसको चुनौती दे सकता है उससे है। तो जब केंद्र में जो चुनौती दे सकता है उससे उसकी लड़ाई है, तो फिर लड़ाई भी केंद्रीय स्तर पर होगी। आप छोटे छोटे स्तर पर अकेले लड़के इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कोई इंतजाम करना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करना पड़ेगा। आंदोलन भी राष्ट्रीय स्तर पर करने पड़ेंगे। अकेले कोलकाता में या बनगांव में रैली कर लेने से काम
चलने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। जो ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठूंगी, तो ये चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, और जब दिल्ली आ पाएंगी तो आपको अपने साथ में और दलों को लेना पड़ेगा जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि सबकी शिकायतें हैं, सबकी शिकायतें, सबकी दिक्कतें एक हैं, निश्चित तौर पर इसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा और तभी ये आंदोलन या ये जो विरोध है वो मजबूती के साथ टिकेगा और दिखेगा भी। खैर, सुनते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है ममता बनर्जी ने। এটা মানুষের মিনিমাম চাহিদা। তুমি একা টিভি দেখবে, তুমি একা মোটর গাড়ি চড়বে, আর গরিব লোকগুলো ভিক্ষে করে বেড়াবে। কি ভাবছো নিজেদের? কেউ কেটা হয়ে গেছো? চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। এটা মাথায় রেখো। ইন্ডিয়ার ক্যাপিটালকে তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল দিল্লিতে, কারণ বাংলার মানুষ ভয় পায় না, মাথা নত করে না। আর আজ যদি দিল্লির নেতারা ভাবেন দিল্লি কা লাড্ডু খেয়েও আশ মেটেনি, বাংলাকে গিলতে হবে, তাহলে জেনে রাখবেন আপনার দিল্লির ক্ষমতা বাংলা দখল করবে। বাংলার এটুকু হিম্মত এবং বাংলার এটুকু কিসমত আছে। আর বাংলাকে আঘাত করো না, তাহলে কিন্তু প্রত্যাঘাত দেখবে, যা পেয়েছিলে তার থেকে জিরোতে নামিয়ে নিয়ে আসবো। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमेशा आप सरकार में नहीं रहेंगे। हालांकि जो आरोप लग रहे हैं और हम चुनाव आयोग की जो हड़बड़ी दिख रही है अमलेंदु जी, उसके आधार पर यही कहा जा रहा है, यही आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हमेशा सरकार में बने रहने की ही कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये संविधान है और आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। संविधान ने इस तरीके की व्यवस्था दी है कि जल्दी कोई ऐसी हिमाकत कर नहीं पाएगा और उसके लिए 2024 का एक जो हिमाकत करने की कोशिश की गई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं कि कितनी मजबूत जड़ें हैं, नींव कितनी गहरी है इस संविधान की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भारत में। खैर, ममता बनर्जी ने जो कहा है वो सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम इतनी हिम्मत कैसे करते हो, तुम हमेशा पावर में नहीं रहोगे, 2029 तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। जब तुम पावर में नहीं रहोगे तो तुम कहां भागोगे, तुम कहां पनाह लोगे। अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं इसे अपने ऊपर हमला समझूंगी, और अगर तुमने मेरे पीछे आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन हिला दूंगी। बंगाल के लोग झुकने से मना करते हैं। अगर दिल्ली में बैठे नेता बंगाल पर कब्जा करने का सपना देखते हैं तो उन्हें बता दो कि बंगाल बदले में दिल्ली में उनकी सरकार गिरा देगा। ये सीधे तौर पर उन्होंने धमकी दी है, चेतावनी दी है, लेकिन ये बहुत ही तल्ख लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने उनको संबोधित करते हुए ये बात कही है। यानी सीधे तौर पर कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो किसके इशारे पर कर रहा है और उसकी मंशा क्या है। इसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में और यहाँ बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, तो ये एक बड़ी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और कैसे दबाव बनाया जा रहा है बीएलओस पर। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। या तो यह हो सकता है कि अधिकारियों पर जो दबाव बनाया गया है, अधिकारी अपना वो दबाव नीचे के अधिकारियों पर, सबसे जो ग्रास रूट लेवल पर बीएलओ हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक बचे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी कल 2 लोगों ने, 2 बीएलओज ने अपनी जान दी है। उस पर एक ट्वीट किया है, परिजनों के बयानों के साथ परिजनों की जो बाइट है उसको टैग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि यूपी के फतेहपुर में एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर कुमार ने अपनी शादी से 1 दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी। सुधीर के परिजनों ने बताया कि 26 नवंबर को सुधीर की शादी थी, इसीलिए सुधीर ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। शादी के कार्यक्रम के चलते जब सुधीर एसआईआर के काम पर नहीं गए तो कानूनगों ने घर आकर उन्हें डराया और नौकरी से निकालने की धमकी दी। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार एसआईआर के नाम पर निर्दोषों की जान से खेल रहे हैं। लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। और ये उनके घर के लोगों का, परिजनों का उसमें बयान भी है कि वो क्या कह रहे हैं। सीधे तौर पर इसके लिए
ये इस प्रक्रिया को यानी एसआईआर को दोषी ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस प्रक्रिया को दोषी ठहरा रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया जो एसआईआर है, और इसके साथ साथ इसके लिए दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी। दोनों को जो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि देश में इस तरीके से जाने जा रही हैं बीएलओस की, उसके लिए ये दो लोग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। समीर जी, कोई दूसरा देश होता तो अब तक दोनों के ऊपर जो है वो मुकदमे कायम हो गए होते, लेकिन चूंकि यहाँ लोकतंत्र है, टू मच डेमोक्रेसी है, तो मौज ली जा सकती है। तो आप मौज लीजिए, विपक्षियों को परेशान कीजिए। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं उनको सीधे सीधे घेर रहा है और सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। इस पर किसी भी तरीके की सफाई जो है, कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, ना प्रधानमंत्री की तरफ से और ना ही मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कि ये जाने क्यों जा रही हैं और लेकर यहाँ तक कि कोई अफसोस भी नहीं जताया गया है, कोई दुख भी नहीं जताया गया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, विपक्ष के नेता परिजनों के घर जा रहे हैं, बीजेपी के नेता उनके घर तक नहीं जा रहे हैं। कोई अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है कि सांत्वना देने के लिए ही कम से कम गए हो। हाँ, सांत्वना देने के लिए गए हो, उस तरह की कोई जो है खबर नहीं आ रही है। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये सांत्वना, मतलब ये इस तरीके से चल रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो मामला है ये चुनाव आयोग के खिलाफ अब बढ़ता चला जा रहा है और देशव्यापी जो है वो आंदोलन की भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन भूपेश बघेल ने जो सवाल पूछा है वो भी महत्वपूर्ण सवाल है समीर जी। और जो आपने कहा कि भाई जो अधिकारी क्यों नहीं है, अधिकारियों पर दबाव है, तो अधिकारी अपना दबाव कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कल को अधिकारियों की भी जान जाने की खबरें आने लग जाए। कोई आश्चर्य थोड़ी है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो लेकिन ये सवाल जो पूछा है भूपेश बघेल ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल कि आखिर बड़े अधिकारियों पर, बड़े अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई का दबाव सारा कुछ बीएलओस के ऊपर ही क्यों है। सुनते हैं भूपेश बघेल को, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है, इस प्रकार की बातें आ रही है। आपने भी कभी अपने बयान में कहा है कि रकबा कम किया जा रहा है, पहली बात किसानों का दबावपूर्ण तरीके से, और एसआईआर की अगर बात करें तो बीएलओ के ऊपर अनाधिकृत रूप से दबाव डाला जा रहा है कि उसके कार्य को 1 महीने के अंदर संपन्न कराया जाए, नहीं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा या शोकास नोटिस भी जारी किया गया। इस पर क्या कहेंगे? निर्वाचन आयोग को ये जिम्मेदारी वो बीएलओ के ऊपर नहीं बल्कि वहाँ के कलेक्टर और एसपी करना चाहिए, एसडीएम और कलेक्टर के ऊपर करना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि आईएएस का अधिकारी नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार खुद आईएएस हैं और बीएलओ जो 15,000 20,000 रुपये वो तनख्वाह मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसे क्या तनख्वाह है? 5,000 8,000 उतना ही है ना, उसको आप धमका रहे हो। तो ये उनका कहना है कि आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अगर सही से काम नहीं हो रहा है। सारा दबाव बीएलओ के ऊपर है, छोटे कर्मचारी हैं, अपनी शिकायत भी कहीं नहीं कर पा रहे हैं। अब फतेहपुर की जिस घटना का जिक्र किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो खबर आ रही है वहां सुधीर कुमार ने शादी से 1 दिन पहले अपनी जान दे दी। अपनी शादी के लिए वो छुट्टी मांग रहे हैं, लेकिन अपनी शादी के लिए उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है और आकर उनको जो अधिकारी है वो आकर धमका भी रहा है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अधिकारी धमका रहा है और मतलब अपनी शादी में व्यक्ति नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों की वजह से बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं और कल उत्तर प्रदेश में 2 जानें चली गई हैं। तो ये समझिए एक बड़ा मसला पूरे देश भर में देशव्यापी बनता चला जा रहा है। हो सकता है कि इसके खिलाफ कोई देशव्यापी आंदोलन बीएलओ भी करें, जैसा कि पश्चिम बंगाल में प्रांत व्यापी हुआ है। तो हो सकता है ये देशव्यापी आंदोलन भी इसके खिलाफ हो। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग क्यों दिखाई पड़ रहा है समीर जी, ये सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ क्यों इतनी हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि इस हड़बड़ी में चुनाव आयोग क्यों है। क्या कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कटघरे में है, विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, ममता बनर्जी सीधे उनको चुनौती दे रही हैं, तो क्या इन दोनों की मिली भगत से कुछ बड़ी योजना की तैयारी हो रही है? इसीलिए 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है, जो 12 बड़े राज्य हैं देश के, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है, पश्चिम बंगाल, इस तरह के जो 12 बड़े राज्य हैं वहां पर एसआईआर। और वो भी तब जब ऐसा बिहार वाला एसआईआर, जब सबसे पहले बिहार में चुनाव आयोग ने कराया, तो ये एसआईआर कराने का अधिकार उसके पास है भी या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी वहां पर इस पर सुनवाई हो रही है। पूरा मामला ही प्रीजुडिस है, आज भी उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन चुनाव आयोग जबरदस्त हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जबरदस्त हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है और चुनाव आयोग कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो चुनौती दे रही है उसको अब राष्ट्रव्यापी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है समीर जी। आरजेडी के प्रवक्ता
मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि ममता दीदी जो है बीजेपी की चाल समझ गई हैं और वो जो प्रतिरोध है उसको पूरे देश भर में समर्थन मिलेगा। तो जो बात मैं कह रहा था कि देशव्यापी होना चाहिए, तो ये देशव्यापी एक शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने इसकी घोषणा कर दी है 14 दिसंबर को। हो सकता है 14 दिसंबर को जो प्रतिरोध है तो उसमें और दल भी शामिल हो, इंडिया गठबंधन के और भी दल भी शामिल हो, ये हो सकता है और ये देशव्यापी बनता चला जा रहा है। लगता यही है कि चुनाव आयोग के दफ्तर पर सीधे सीधे अब लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, वरना ये मामला ऐसे सीधे हल होने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। चूंकि चुनाव आयोग अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, चाहे कितनी भी जाने चली जाएं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। तो सुनेंगे मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है और कह रहे हैं कि जरूरत ही क्या है एसआईआर की। सुनते हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को क्या कह रहे हैं। देखिए, वो ठीक ही कह रही है। बंगाल में अगर फिर एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का प्रयास हुआ, जो बिहार में खेल हुआ, तो पूरे देश में भूचाल आएगा और देश से पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करेगा। ममता बनर्जी ने बोधगांव रैली में आरोप लगाया कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर के माध्यम से सीए लागू करने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो ठीक ही कर रही है। ममता दीदी जिस तरह से वहां परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है बंगाल में, सत्ता हड़पने के लिए बीजेपी बेचैन है। बीजेपी की मंशा सफल नहीं होने देगी ममता दीदी। तो ममता बनर्जी के समर्थन में आरजेडी और उधर टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इसी ममता बनर्जी के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे सवाल कर रहे हैं कि ज़रूरत क्या है एसआईआर की। और यहाँ असम में ऐसा एसआर हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, ऐसा क्यों है? सुनते हैं टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं। जायज बातें होंगी। बहुत जागरूक और संवेदनशील राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं ममता बनर्जी, और उन्होंने कोई बात उठाई है तो उसमें जरूर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्या लगता है एसआईआर को लेकर जिस तरह से उन्होंने आपत्ति भी जता रहे हैं जिसको लेकर, उसमें एसआईआर की देखिए कोई आवश्यकता ही नहीं। ये थोपा जा रहा है देश के ऊपर और परेशान कर दिया जा रहा है नागरिकों को। वो काम करने के लिए जो काम निर्वाचन आयोग का, ये मतदाता सूची उनको तैयार करनी चाहिए, डाटा उनको एकत्रित करना चाहिए, नाम उनको जोड़ने चाहिए। आपत्तियां आए वहां पर छानबीन करिए, ये नागरिक है कि नहीं, ये रहने वाला है कि नहीं, नाम एक से दूसरी जगह है कि नहीं, ये सारी जानकारी। आज भी फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि मैंने 4 जगह नहीं भर दिया? निर्वाचन आयोग ही पता करेगा ना कि 4 जगह भर दिया, तो वही कर लो। जो आपको काम करना है उसके लिए मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान हो रहे। हाँ, सारे लोग परेशान हैं और ऐसे समय संयोग से अभी एसआईआर हो रहा है। एक तो होने ही नहीं चाहिए कि जब धान का कटाई, तो उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि धान के कटाई का समय है ये। किसान इस काम में संलिप्त रहते हैं और उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी सबको ये फॉर्म भरने में, तो उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए कुछ अधिकारियों की दुर्भाग्य से मानसिकता ऐसी ही होती है। तो कह रहे हैं कोई ज़रूरत भी नहीं, और अगर ज़रूरत भी है तो उसकी टाइमिंग भी देखी जानी चाहिए। वही बात अमलेंदु जी, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि शादियों का टाइम है, खेती का समय है, और यही नहीं, जिन अध्यापकों की, जो प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों की ड्यूटी लगती है, उनके भी पढ़ाई लिखाई का समय है। कई जगहों पर पढ़ाई नहीं हो रही है, उनकी मजबूरी है कि वो इस काम को रात दिन लगकर करें, यानी एसआईआर को, या फिर बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आखिर इस समय ये टाइमिंग चुनाव आयोग ने क्यों चुनी है, और चुनी भी है तो इसमें इतनी हड़बड़ी, केवल महीने भर के भीतर इसको कराना है। रिकॉर्ड बनाना चाहता है क्या कि अभी तक एसआईआर जब हुआ है तो उसमें साल भर का समय लगा और हम तो 1 महीने में करा दे रहे हैं, पर 1 महीने में जो होगा वो वहां पर बिहार में दिखाई पड़ गया है कि क्या हुआ।
किस तरीके से मतदाता सूची बनी है वहाँ? हाँ बिल्कुल, जो मतदाता सूची बनी है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि उस मतदाता सूची में छांट कर जो है वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट जो है वो काटे गए, और शायद बीजेपी को लगता है कि ये सब जो है समर्थन नहीं देते हैं, तो इसलिए जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको लेकर मतलब जो तैयार की जा रही है, तो और देश भर में इसी तरीके के वोट काटे जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर वोट काटे जाएंगे और छांट कर काटा जाएगा उन वोटर्स का नाम जो विपक्षी पार्टियों के वोटर हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं या फिर वो माइनॉरिटी क्लास के हैं, उन लोगों के नाम, क्योंकि बिहार में ये स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा है। और इधर जिस तरीके से यहाँ बार बार चर्चा हो रही है कि घुसपैठियों को हटाया जाएगा, घुसपैठिए आ गए हैं, तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में फिर ये मुद्दा सामने आने लगा है, उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और अभी तक कैसे रुके हुए हैं। 10 साल से केंद्र सरकार 11 साल से कर क्या रही है, सुनते हैं। उन्होंने भी बचाव किया है ममता बनर्जी का और पश्चिम बंगाल की सरकार का। अभी तो बिहार के घुसपैठी बताओ पहले गिरिराज बाबू कि वो कहाँ गए? वो 67 लाख लोग काटे, 21 लाख मर्द थे, लेकिन वो जो बकाया बचे 48-49 लाख वो कहाँ हैं? पहले तो गिरिराज बाबू उनका जवाब दे दो। आपने कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा, कितने लोगों को आपने प्रत्यारोपित करा, आप बताओ अब। और अगर सीमाओं से जो एक बयान में देख रहा था कि साहब रोज इतने बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, अगर वापस जा रहे हैं तो तुम क्या खड़े हो भाई? तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं बची क्या? तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं बची, तुम्हारे हाथ में तो सीमा भी सुरक्षित नहीं रही। जिस व्यक्ति का हाथ में सीमा सुरक्षित नहीं रहे, उन्हें देश पर राज करने का अधिकार क्या है? 700 साल में तो मिटी नहीं। 700 साल हुकूमत करी मुगलों ने, तब तो मिटी नहीं। गौ हत्या के ऊपर पाबंदी भी मुगलों ने ही पहले देश के अंदर लगाई थी, आपने तो लगाई नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने ही लगाई थी। इधर लोगों का बेवकूफ बनाओ, उधर मैच खेलो, बस यही तो काम है इस सरकार का। तो बड़ा सवाल है कि क्या आपकी सीमाएं इसका मतलब सुरक्षित नहीं है? घुसपैठिए चले आ रहे हैं और यहाँ रह भी रहे हैं, तो इसका मतलब ना तो बाहरी सुरक्षा आप कर पा रहे हैं, ना आंतरिक सुरक्षा कर पा रहे हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही सीधे सीधे देश की केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, क्योंकि जो बाह्य सुरक्षा से संबंधित तमाम जो मामले हैं और वो बॉर्डर फोर्स है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये सब इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? और अगर राज्य सरकारों के, राज्यों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या वो अपनी ही केंद्र सरकार को घेर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं? ये सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे मुद्दों को उठाकर क्या भारतीय जनता पार्टी फायदा लेती है या ये वास्तव में मुद्दे हैं? हाँ बिल्कुल, ये वास्तव में मुद्दे हैं या ये मुद्दे जो हैं ये तैयार किए जा रहे हैं, ये भी समीर जी देखा जा सकता है। इधर SIR पर समीर जी सुनवाई शुरू हो गई है और वो भी हम लोग बताते चलेंगे कि इस समय क्या क्या चल रहा है। तो अभी तो पहले ये हुआ है कि जो तमिलनाडु SIR है उसको चैलेंज किया था उसने DMK ने, और AIADMK जो है उसने उसका समर्थन किया। तो अब ये इस पे अभी देखते हैं आगे क्या चीज़ आती है। और तमिलनाडु का जो है ये अभी तक सामने आया। वेस्ट बंगाल की जो है उसको तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन जो हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया है, और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी जो है उसने भी इसको चैलेंज किया है SIR को। और केरला SIR जो है उसको केरल सरकार ने और AIUML ने और CPIM और केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी, इन्होंने जो है ये इसको मतलब चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। और समीर जी इसके अलावा जो है जब सुनवाई शुरू हो रही है तो सीनियर एडवोकेट जो हैं अमित आनंद तिवारी जो हैं वो पुडुचेरी SIR मैटर को लेकर जो है कहने की नोटिस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं, लेकिन काउंटर जो है अभी तक फाइल इस पर नहीं हुआ है। ये वहाँ अभी शुरुआत जो है वो हुई है इसकी मामले की। यानी जो अभी राज्यों ने जो पिटीशन अलग से दायर की थी अभी उस पर बात हो रही है इस समय। हाँ, जो राज्यों ने अलग से पिटीशन था, हाँ SIR को लेकर उसके हो रही थी, और इस पे अभी जो है राज्यों वाली पे बातचीत चल रही है। और हालांकि इसको जो है वो जो द्विवेदी जी हैं वो कह रहे हैं कि इसको जो है 5 दिसंबर को जो है इस मतलब टाल दिया जाए, मतलब अभी टलवाना चाहते हैं ताकि तब तक SIR उनका जो है लक्ष्य पूरा हो जाए। 4 दिसंबर को तो पूरा कर लेंगे, उन्होंने टारगेट दिया है। और इतनी हड़बड़ी है कि वहां पर कर्मचारी उसमें अपनी जान भी दे दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जब 5 तक टल जाएगी तो इसका मतलब कि फिर वो करा कर तैयार कर देंगे। हाँ, वो करा कर तैयार कर देंगे। तो यही जो है वो इसका मतलब ये एक
चाल जो है वो समझी जा सकती है, क्योंकि जैसे ही आज समीर जी सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले जो थे वो सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि आइटम नंबर 1 जो है पुडुचेरी SIR का मामला है और नोटिस जारी किए थे, काउंटर फाइल नहीं किया गया है। CGI ने कहा कि हम सोमवार को तमिलनाडु पर सुनवाई करेंगे, केरल कुछ अलग है और फैक्ट्स भी केरल के अलग हैं, इसलिए केरल मामला किसी और तारीख पर, मामला बहुत छोटा है, वे लोकल बॉडी इलेक्शन की वजह से मोहलत मांग रहे हैं। फिर चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि केरल SIR हाई कोर्ट में भी थे, हम पेश हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस BLOs का एक छोटा सा सेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, अलग अलग लोगों को बांटा गया है। CGI ने कहा कि बस कुछ ही दिन लगेंगे, केरल और तमिलनाडु के अलर्ट में अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है। एक वकील खड़े उनका कि पिछले 22 दिनों में 50% फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं, जिन वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज नहीं है उनका क्या होगा, उनके पास सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट रूल्स होने चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि एक बार फाइल होकर BLO को मिल जाए तो सबमिशन हो गया, डिजिटाइजेशन का काम हमारा है। इस पर DMK के सीनियर एडवोकेट जो थे वो कपिल सिब्बल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ज़मीन पर जो हो रहा है वो अलग है। CGI ने कहा ECI स्टेट्स को बताएगा। द्विवेदी ने कहा कि 4 तारीख को एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 5 तारीख को केस होगा। सिब्बल ने कहा कि नहीं, BLS को हर दिन 50 फॉर्म अपलोड करने की इजाज़त है, लेकिन 4 तारीख के बाद वे 10 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते। 4 तारीख के बाद भी हम 50 फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। द्विवेदी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वे वजह डर पैदा कर रही हैं। सिब्बल ने कहा कि ये आपके इंस्ट्रक्शन हैं, 4 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। CGI ने कहा कि हम SIR के सिर्फ प्रोसीजरल हिस्से पर हैं, यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप मतलब SIR करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, इसकी वैधता पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपके प्रोसीजरल हिस्से पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आप करा रहे हैं, दिक्कतें हैं क्या नहीं है। दिक्कतें। और एक वकील ने कहा कि हर कोई चाहता है कि ये हो। सिब्बल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये पक्का नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में IA फाइल किया है, बल्क कंसर्न का ध्यान रखा जा सकता है। एक कंसर्न टाइमलाइन है जिसमें अब ज़्यादातर राज्यों में SIR किया जा रहा है, इससे BLO पर इतना दबाव पड़ा है कि एक ने ये कहते हुए अपनी जान ले ली कि वे काम नहीं कर पा रहे हैं। द्विवेदी ने कहा कि ADR पिटीशन में ऐसा कोई दावा नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा असम और दूसरे राज्यों के SIR में अंतर है, असम में गिनती के फॉर्म या दूसरे डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात लगातार हो रही थी कि असम में आप इसको क्यों नहीं करा रहे हैं SIR को, वहाँ SR क्यों हो रहा है। अलग अलग राज्यों के लिए आप अलग अलग नियम बना रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग बना रहे हैं और यहाँ के लिए आपका अलग है। तो यहाँ जो है ये है, अब इस पर जो है प्रशांत भूषण जो है वो अपनी बात आगे भी रख रहे हैं और प्रशांत भूषण जो है आगे कह रहे हैं समीर जी कि जब ECI के पास डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इस्तेमाल ना करने का कारण क्या है। CGI ने कहा कि तमिलनाडु मामले में आप कितनी जल्दी काउंटर फाइल करेंगे। द्विवेदी ने कहा सोमवार को। कोर्ट राज्य के हिसाब से केस अलग किए, मतलब कोर्ट ने जो है राज्य के हिसाब से केस अलग कर दिए। ऑर्डर अब दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग का कहना है कि तमिलनाडु मामले में काउंटर 1 दिसंबर तक फाइल किया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि केरल में हालात सीरियस है। CGI ने चुनाव आयोग से कहा उसके लिए भी आप एफिडेविट देंगे। सिब्बल ने पूछा कि वेस्ट बंगाल का क्या होगा। अब ये वेस्ट बंगाल का क्या होगा, इसको जो लेकर जो सिब्बल सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी अब पश्चिम बंगाल का क्या होगा, जहां सबसे ज्यादा इस समय इसको लेकर विवाद चल रहा है, सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। विरोध तो हर जगह हो रहा है और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग राज्यों ने पिटीशंस दायर की हैं। लेकिन सिब्बल पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का क्या होगा। तमिलनाडु के बारे में तो अब 1 दिसंबर तक का टाइम उनको दे दिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्या, अब उस पर क्या जवाब आता है जजेस का। हाँ, अभी देखते हैं उस पर जवाब क्या आता है। अभी उस पर जजेस साहब कुछ सवाल पूछेंगे, अभी बहस चल रही है, सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। और सिब्बल ने कहा कि केरल में जो है वो मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और CGI ने कहा भी कि उनसे, द्विवेदी से, कि भाई मंडे से पहले जो है आप अपना दाखिल कीजिए, चुनाव आयोग जो है अपना हलफनामा जो है वो दायर करे। ये CGI ने कहा है उनसे, चुनाव आयोग से। और कपिल सिब्बल अपनी बात रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है, कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है। चूँकि जो है ये कहा है साफ तौर पर कि चुनाव आयोग को जो है कि केरल SIR केस में सोमवार तक काउंटर फाइल करें और 1 दिसंबर तक जवाब फाइल करने दें, केस को 2 दिसंबर को लिस्ट करें। तो यानी केरल SIR का मामला जो है वो 2 दिसंबर को लिस्ट किया जाएगा। ये अभी का एक आदेश बीच में आ गया है। अब पश्चिम बंगाल पे क्या होता है ये अभी देखा जाएगा। बिल्कुल, तो
केरल के मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, ये चीफ जस्टिस मतलब ये बेंच का आदेश आया है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के बारे में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो और दिक्कतें जो बताई जा रही हैं वहां पर, लेकिन ये पहली बार है कि बीएलओस के जो मरने की खबर, उनकी जान जाने की खबर, ये सारी चीजें भी पहली बार इस सुनवाई में अब आ रही हैं। अमलेंदु जी, इसके पहले तो इनकी चर्चा नहीं हुई थी, तब ये शुरू भी नहीं हुआ था। बिल्कुल, इससे पहले शुरू भी नहीं हुआ था, इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। तो ये अब देखा जा सकता है कि ये चर्चा जो है ये अब शुरू हुई है और बीएलओ की जान जाने की बात जो है अब सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई है। हालांकि उनका जो चुनाव आयोग के वकील है, मतलब आप देखिए कि कितना अमानुषिकता इसे कहा जाएगा, पार्श्विकता बल्कि कहा जाएगा कि आप कह रहे हैं कि आपकी पीआई मतलब आपकी याचिका है उसमें इसका जिक्र नहीं है। अरे याचिका तो भाई आपका ये शुरू उनसे पहले आ चुकी थी, आपने घटनाएं तो अब हो रही हैं, तो याचिका में कैसे आ जाएगा? तो ये अब कल की अगर कोई घटना है तो आज याचिका मतलब जो 1 महीना पहले याचिका दायर होगी उसमें कैसे आ जाएगा? तो ये सवाल मतलब इतना ज्यादा गिर जाएंगे कि आप इंसानियत बिल्कुल खो बैठे। ये समझिए देखा जा रहा है किस तरीके से बिल्कुल अमानुषिक जो है, पार्श्विक जो है ये लोग हो चुके हैं। तो ये अब सुनवाई इसकी एसआईआर को लेकर जो 12 राज्यों में जब एसआईआर की घोषणा की चुनाव आयोग ने, फिर उनके खिलाफ भी अलग अलग राज्यों ने यहाँ पर पिटीशंस दायर की थी, उन पर अभी सुनवाई हो रही है। और इसमें साफ कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जो बिहार का मामला है वो बिल्कुल अलग है, अभी हम केवल इन राज्यों की जो आपत्तियां हैं उसको सुन रहे हैं। तो अब इनमें केरल के लिए 2 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि उस पर क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहना चाहता है। दोनों पक्ष से दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि जब इस पर दबाव, बीएलओस पर जो दबाव पड़ रहा है, उनकी खबर, उनकी बात, उनकी जब चर्चा की गई तो वहां पर सुनवाई के दौरान, तो जो एसआईआर के वकील हैं वो कह रहे हैं कि इसका जिक्र पिटीशन में नहीं है, यानी याचिका में नहीं। याचिका जब दायर की गई थी तब इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, और बीएलओस के ऊपर दबाव आने की, उनकी जान जाने की ये खबरें जब शुरू हो गई है 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया, उसके बाद आ रही है। तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि इसको याचिका में कैसे शामिल किया जा सकता था। कोई बताया तो नहीं जा सकता था कि दबाव आएगा और बीएलओ अपनी जान दे देंगे। हाँ बिल्कुल, और एक वकील जो थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं। ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, केरल के सभी मामलों को सोमवार तक कंपोजिट एफिडेविट फाइल करें, 8 दिसंबर को लिस्ट करें। इस पर सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि प्लीज 2 दिसंबर को हम बिना जवाब के बहस करेंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि 1 दिसंबर तक काउंटर फाइल करें, 2 दिसंबर को लिस्ट करें। केरल के सेक्शन को भी 1 दिसंबर तक काउंटर फाइल करना है, केरल के सेक्रेटरी को, इस सेक्शन को भी। तो सीजीआई ने द्विवेदी से पूछा पश्चिम बंगाल के बारे में कि बताइए क्या है, तो इस पर कुमार जो है उन्होंने कहा कि लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव 9, 10, 11 तारीख को हैं। रंजीत कुमार जो है उन्होंने कहा केरल को लेकर, सीजीआई ने कहा कि हम प्रोसेस पर रोक नहीं लगा सकते। तो उन्होंने एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि यह बात नहीं बननी चाहिए, यह तय बात नहीं बननी चाहिए। कोर्ट ने फिर चुनाव आयोग को वेस्ट बंगाल के मामले में आइए जवाब फाइल करने के लिए समय दिया है कि आप आइए जवाब इसमें दाखिल कीजिए। जी, तो उसमें अब उनको समय दिया है, और इसको लेकर यानी जो एसआईआर 12 राज्यों में एसआईआर कराने की जो घोषणा चुनाव आयोग ने की, उस पर तमाम राज्यों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं और अब ये सुनवाई उस पर हो रही है। केरल को 2 दिसंबर का समय दिया गया है कि एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए, उसके बाद 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो ये एसआईआर पर जो 12 राज्यों में, अभी पश्चिम, आपको बता दें कि जो बिहार का एसआईआर का मामला है, सबसे पहले चुनाव आयोग ने वहीं आनन फानन में घोषणा की थी और उसको पूरा भी कर लिया। मामला उस शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी भी सुनवाई हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो मामला इससे बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, इससे मामला अलग है। और वेस्ट बंगाल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का समीर जी आदेश आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के मामले में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन को भी 1 दिसंबर 2025 तक जवाब फाइल करने की आज़ादी है। पश्चिम बंगाल मामले को भी 9 दिसंबर को लिस्ट करें, तारीख अब इसकी बदल दी गई। तो यानी केरल और पश्चिम बंगाल दोनों की है। हाँ, केरल और पश्चिम बंगाल दोनों की जो है 9 दिसंबर को लिस्ट की जाएगी।
जाएगी, ये इस पे आ गया है इसका आदेश। लेकिन अब यहाँ फिर ये सवाल है अमलेंदु जी कि ये प्रक्रिया चल रही है, वो तो रुकेगी नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग तो कहीं रुक नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले अब 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा, तब तक तो पूरी कर लेगा जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। तो असली जो मुद्दा है, जो दबाव में जबरन बीएलओस को उनमें लगाया गया है और उन पर दबाव है कि आप 4 दिसंबर से पहले ये सब पूरा कर लीजिए, तो वो तो फिर पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस सुनवाई का क्या मतलब रहेगा? हाँ, एसआईआर ये होगी या नहीं होगी, केवल फिर तो बिहार वाले जो पिटीशन है उसी का मतलब रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर उसी का मामला रह जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसके बाद फिर जो है इसका क्या मतलब रहेगा। बिहार में तो चुनाव ही हो गया। अब मान लीजिए अभी संवैधानिकता तो उसी में है। अब आज अभी तक संवैधानिकता पर बात आज भी नहीं हो पाई बिहार के मामले पे, अभी भी नहीं हुई है। तारीख पे तारीख ये लगना शुरू हो गई है ना। अब ये कल को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश दे दे कि ये असंवैधानिक है और नहीं करा सकता, जो कि आना ही है। चूंकि समीर जी, जो लाल बाबू हुसैन मामला है उसमें साफ तौर पे है कि चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काट सकता। ये साफ तौर पे आपने 65 लोगों के नाम काट दिए। एक बार जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम आ गया, और 3 जजों की खंडपीठ का वो फैसला है कि एक व्यक्ति का किसी का एक बार नाम आ गया तो ये माना जाएगा कि वो यहाँ पर आ चुका है नाम उसका साफ तौर पे पहले कि मतलब वो भारत का नागरिक है, आप इसको नहीं कर सकते। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है और बहुत सारी पेचीदियाँ जो हैं वो इस पर सामने आ सकती तो बिल्कुल उस पर सामने आ सकती है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन ये मामला 12 राज्यों की में एसआईआर कराने की चुनाव आयोग की घोषणा पर है, जिसके खिलाफ कई राज्यों की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से याचिकाएं दायर की गई और अब सभी को 9 दिसंबर की तारीख दी गई है एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट फाइल करने की। 9 दिसंबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो मूल मुद्दा है, यानी जो बिहार में एसआईआर के लिए के खिलाफ जो पिटीशंस दायर की गई हैं, उसमें चुनौती दी गई है एसआईआर की संवैधानिकता को, यानी चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं है, यह तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। उस पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। कुछ अपडेट हो तो बताएं हमने। हाँ, अभी उस पर अपडेट नहीं हुई है। और जो ये जो बीएलओस का मामला है, ये मामला जो है ये इस पर चल रहा है और मेन मैटर जो है समीर जी वो अभी लिस्टेड है। सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य मामला जो है वो अभी लिस्टेड है, उस पर अभी बहस शुरू नहीं हो पाई है। तो उस पर भी आज सुबह, यानी बिहार का जो मेन मामला है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर, उसको लेकर उस पर आएगा। एक सीनियर एडवोकेट जो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 23 बीएलओस जो हैं वो अब तक अपनी जान दे चुके हैं और समय सीमा जो है वो खत्म हो रही है प्रेशर की वजह से। तो ऑर्डर इस पर दिया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य और सेक्रेटरी दोनों पश्चिम बंगाल के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य और वो वहां का राज्य निर्वाचन आयोग वो करें। इस पर अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए कि आप मुख्य मामले की सुनवाई भी शुरू कर सकते हैं। ईसीआई को बहस करनी थी। सीजीआई ने कहा कि मुख्य मामला आज लिस्टेड हम सुन सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि हम तैयार हैं। तो सीजीआई ने कहा कि अब सभी राज्य आ गए हैं, हम ईसीआई से नहीं कह सकते कि हम 1 हफ्ते का भी समय नहीं देंगे। मतलब अभी वो और इसको आगे खींचना चाहते हैं। हाँ। ये सीधे सीधे तो यही मतलब सुना समझ में आ रहा है। सीधे यही समझ आता है कि चूंकि सभी राज्य आ गए हैं तो अब हम जो है चुनाव आयोग को नहीं कह सकते कि हम 1 भी हफ्ते का समय नहीं देंगे, यानी अब वो हफ्ते का समय दिया जाएगा। ये इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है समीर जी। अब बाकी अभी जो बिहार वाला मुद्दा है वो शायद अब आज उस पर सुनवाई ना हो, अभी एक डेट उस पर और मिल जाए, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है इस आदेश को देखते हुए। हाँ, लग रही है, लेकिन उनका कहना है कि आज हम इसको सुनेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम तैयार हैं। और भाई जो जिन्होंने दायर की है याचिका वो लोग तो तैयार ही है, लेकिन मसला तो चुनाव आयोग का है ना। हाँ, मसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस पर तैयार है कि नहीं है, ये कई बार तो तारीखें चुनाव आयोग के कारण बढ़ी हैं। हाँ, नहीं, हमेशा चुनाव आयोग के कारण ही तारीखें आगे बढ़ी हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि आज इस पर किस समय सुनवाई होती है, लंच के बाद होती है या लंच से पहले ही होती है, चूंकि लंच का टाइम भी होने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन हो सकता है कि इस पर अभी सुनवाई हो, चूंकि अभी उन्होंने कहा है कि चूंकि अब कई राज्य आ गए तो सारे राज्यों की वजह से हम चुनाव आयोग से ये नहीं कह सकते कि हम आपको समय नहीं देंगे। या ये भी हो सकता है कि उनका कहने का तात्पर्य ये हो कि भाई चूंकि राज्यों की याचिका है तो राज्यों की याचिकाओं पर हमने समय दिया है। और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि अभी जो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जो है हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम प्रोसीजर पर बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजर को लेकर उन्होंने जो है वो ये बात कही है। सभी का तो ये कहना है कि यानी राज्यों का मसला है, उसके लिए भी हम एफिडेविट के लिए कहे हैं चुनाव आयोग से, ये वाला भी मसला है। तो सारा इकट्ठा लोड हम चुनाव आयोग पर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो चैलेंज किया गया है, संवैधानिकता को, उस पर तो लंबे समय से बहस हो रही है। जब शुरू हुआ था तभी उस पर
अगर उसके पास एडिशनल मैटर या अपने पक्ष में जो तर्क देने हैं वो तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। ये मसला तो अभी नया नया है। हाँ बिल्कुल, ये मसला नया नया है समीर जी। और ये सीजीआई ने कहा, मतलब द्विवेदी ने कहा, जो पहले चुनाव आयोग के वकील हैं, कि भाई ये टुकड़ों में बहस नहीं होनी चाहिए। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि पिछली बार मिस्टर गोपाल एस नायर ने कहा था कि हमने अपनी बात पूरी कर ली है, दूसरों ने कहा था कि हमने पूरा नहीं किया है। सिब्बल ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को शुरू करने दें, हम जवाब देंगे, मैंने निश्चित रूप से अपनी बात पूरी नहीं की है। तो कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई का सुझाव दिया है। इस पर सीनियर वकील विजय हंसारिया खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक रिट पिटीशन है। सीजीआई ने कहा कि हमें पता है कि एक तरह से आप ईसीआई एक्सरसाइज को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो मालूम कि आप ईसीआई चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव आयोग के बाद आपसे बात करेंगे। फिर सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम जो हैं वो एआईएडीएमके के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम भी मिस्टर द्विवेदी को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब हम भी चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। अब ये समझ में आ रहा है कि जो मुख्य मामला है, यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर जो है वो 2 बजे सुनवाई इस पे होगी। तो ये सुनवाई, यानी जो बिहार में एसआईआर को लेकर जो पहले से याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर कई सुनवाइयां, कई जो हियरिंग हो चुकी हैं, उनके मामले में अभी ये कहा जा रहा है कि अब उम्मीद है कि 2 बजे उसकी सुनवाई होगी। अभी जो 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की थी चुनाव आयोग ने, उनमें अलग अलग राज्यों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर अब उनको तारीख दे दी गई है 9 दिसंबर को। यानी तब तक चुनाव आयोग भी और जिन्होंने याचिका दायर की है उसके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ, उनको भी अपनी अपनी बातें, अपने अपने पक्ष, अपनी दलीलें, उनका वहां पर एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट जमा करना है। तो 9 दिसंबर को उस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है और मुद्दा है वो है बिहार में एसआईआर, और एसआईआर कराने का चुनाव आयोग के पास अधिकार संविधान ने दिया है या नहीं दिया है, यह मामला तय होना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि अगर इसमें चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके पास अधिकार नहीं है, तो यह रद्द हो जाएगा और फिर ये बाकी जगहों पर भी जो एसआईआर कर रहे हैं वो भी फिर इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, दूसरी जगहों पर भी इनवैलिड हो जाएगा। और इसीलिए जो है अब ये दलील दी जा रही है कि साहब चूंकि सब राज्यों ने इसमें इसको चुनौती दी है, तो सब राज्यों की बात तो अलग अलग है, मतलब है, लेकिन मुख्य मामला जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को दिया गया है, तो इसलिए सबको साथ साथ सुना जाए। अब ये तर्क जो है चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। तो चुनाव आयोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है हम फाइनल हियरिंग भी कर सकते हैं, चलिए इसे आज ही शुरू करते हैं, सीजीआई ने कहा, और हम दोपहर 2 बजे शुरू कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आपको दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स करने के लिए कितना समय चाहिए। तो राकेश द्विवेदी ने कहा कि क्या हम काउंटर फाइल करने के बाद फाइनल हियरिंग कर सकते हैं, एसआईआर यह वही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चलिए शुरू करते हैं, सीजीआई ने कहा यह बिहार का केस है। इस पर सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम जो हैं उन्होंने कहा कि तरीका अलग है लेकिन चैलेंज एक ही है। ये उन्होंने बिहार के मामले में कहा। समीर जी बिल्कुल ना, तो ये बिहार के मामले में, यानी अब उसकी 2 बजे अब उस पर सुनवाई शुरू करेंगे, और उसका या उसकी संवैधानिकता पर, चूंकि एसआईआर को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग इसे करा सकता है या नहीं करा सकता है, चूंकि मनमाने तरीके से बिहार में कराया गया, इसीलिए लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो शिकायतें चुनाव आयोग के सामने लाई गई, चुनाव आयोग ने जब अनसुना कर दिया तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कई याचिकाएं पहुंची हैं उसके खिलाफ, और चुनौती दी गई है कि चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जिस काम का अधिकार उसको संविधान ने दिया ही नहीं है। अब यही तय करना है सुप्रीम कोर्ट को, और अगर ये तय हो जाता है, इस पर कोई आदेश आ जाता है, तो फिर बाकी राज्यों का मामला अपने आप ही वो फिर खारिज हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, बाकी मामलों का मामला खारिज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, और फिर इसको होगा। तो अब ये समझा जा सकता है समीर जी कि 2 बजे जो है ये इसकी सुनवाई होगी। फिर से बिहार मामला जो मुख्य मामला मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर आज वह शुरू हो पाएगी, ये जो है वो समझा जा सकता है। ये फिर बहुत महत्वपूर्ण मामला है, और 2 बजे से हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे। कोर्ट रूम से क्या कुछ हो रहा है उसकी अपडेट देने के लिए, क्या बहस चल रही है, बचाव पक्ष और जो चुनौती देने वाले हैं दोनों की क्या दलीलें हैं, उस पर चीफ जो वहां पर पीठ जो सुनवाई कर रही है संविधान की जजेस की, उनकी क्या टिप्पणी है, इन सबको हम आपको 2 बजे ले आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, और कई बार ये टलती गई, लेकिन आखिरकार अब आज उस पर सुनवाई हो रही है, तो उस पर हम अपडेट आपको देंगे। और संविधान दिवस भी आज है, संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम हुए, कई चीजें हुई, उस पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, तो इसको देखना बहुत जरूरी होगा। और चूंकि ये एक ऐसा काम है जिस पर इस समय पूरे देश की निगाहें लगी हुई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि वो एसआईआर के जरिए, वोट चोरी के जरिए
भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, केंद्र सरकार को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा, बताएगा कि एसआईआर करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो 2 बजे फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से आज संविधान दिवस के दिन तमाम कार्यक्रम हुए, तमाम लोगों के संदेश रहे, एक बार उनको देखना और जानना समझना भी बड़ा जरूरी है। वहां संसद भवन में जब कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखना पढ़ना, चूंकि इस समय ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो संविधान की बातें हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक इस मुद्दे की प्रासंगिकता बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, इस मुद्दे की प्रासंगिकता बनी हुई है समीर जी, और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और आज फिर संविधान दिवस के दिन एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है और वही तस्वीर अपनी पोस्ट की है जो उन्होंने संविधान के आगे सिर झुकाया था जाकर, तो मतलब मजबूर हो गए थे संविधान के आगे सिर झुकाने को, तो वो ब्लॉग लिखा है। लेकिन राहुल गांधी ने अपना ये हाथ में संविधान उठाए हुए एक चित्र पोस्ट करते हुए और एक ट्वीट किया है, हिंदी में ही है, वो आप बता सकते हैं क्या लिखा है। तो राहुल गांधी का ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं और संसद भवन के बाहर, पुराने संसद का भवन जो है परिसर, उसके बाहर संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर ये उनकी तस्वीर है। और लिखा क्या है वो है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज़ है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। ये उनका लिखा है राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो ब्लॉग है उसको भी देखेंगे, उनकी भी तस्वीर वो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर उसको उस तस्वीर को ट्वीट करते रहते हैं जब संविधान की बात आती है, क्योंकि चुनाव 2024 का इसी मुद्दे पर हार गए थे अमलेंदु जी, क्योंकि जो मंशा थी वो निकल कर बाहर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, जो मंशा थी वो सामने निकल कर आ गई थी, उस मुद्दे पर हार गए थे। वो अपनी टीम से कहेंगे, वो हम दिखा भी सकते हैं बराबर में कि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो किस तरीके का है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट बड़ा, ये प्रधानमंत्री का है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे पर उन्होंने जो अपनी तस्वीर संविधान के सामने सर झुकाते हुए, संविधान की जो पुस्तक संसद भवन में रखी है उसके आगे सर झुकाते, हाँ उसके आगे सर झुकाते हुए, और ये प्रधानमंत्री ने जो समीर जी अपनी पोस्ट की है और इसको इन्होंने लिखा है कि भाई हम जो है संविधान दिवस पर मैंने एक पत्र जो है अपने नागरिकों के लिए लिखा है और जिसमें मैंने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से हमारा संविधान महत्वपूर्ण है और कितना महान है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जीवन में क्या हैं और हम इसको कैसे करें। फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण संविधान का जो पार्ट है वो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट्स से स्थगित नहीं किए जा सकते। यानी कोई गंभीर परिस्थिति है, युद्ध भी है, तब भी फंडामेंटल राइट्स स्थगित नहीं किया सकते। उन फंडामेंटल राइट्स की बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा। ये भी अंतर है, अपने दर्शकों को बता दें कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्यों इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट उसका कस्टोडियन है, कोई उन अधिकारों को आपसे छीन नहीं सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो आपकी इच्छा पर है कि आप उनको उनको अपनाते हैं, अमल करते हैं या नहीं करते। हाँ, वो ड्यूटी है आपकी, ड्यूटी में आप नागरिक होने के नाते उसमें आप लापरवाही भी बरत सकते हैं। उस पे आपको बीएलओ की नौकरी की तरीके से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है ना, वरना तो मालूम पड़ा कि जान लेने की जो है होड़ लग जाएगी। तो ये, लेकिन प्रधानमंत्री जो ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अधिकार की बात नहीं करते हैं। अधिकार का नाम आते ही प्रधानमंत्री को बड़ी चिढ़ होने लगती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को होने लगती है। बिल्कुल, नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं ये संविधान का मूल तत्व है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। संविधान के सामने सर झुकाते हुए जो तस्वीर पोस्ट की है उस पर भी उन्होंने ये बात नहीं लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिख रहे हैं कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक माध्यम है और इसकी भावना हमेशा एक समान रहती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संविधान सभा के सभी महान नेताओं के बहुमूल्य योगदान को हम याद करते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों ने नवीन भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के बुनियादी सिद्धांतों न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बचाने की है। आज संविधान दिवस पर हम ये पुनः प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। जय हिंद। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है। तो संविधान दिवस के दिन, आज ही के दिन संविधान सभा ने इस संविधान को जो बनकर तैयार हुआ था उसको स्वीकार किया था, तो आज इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि जब 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यानी कुछ महीनों के बाद। तो ये संविधान दिवस के दिन तमाम कार्यक्रम भी आज हुए, और चूंकि ये 75वां संविधान दिवस है अमलेंदु। हाँ, 75वां संविधान दिवस है, ये भी है। और इस पर एक और ट्वीट भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने समीर जी किया है, वो अंग्रेजी में ट्वीट है और उसको हम लोग दिखा सकते हैं, और हिंदी भी उसकी हम लोग बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि संविधान दिवस पर जो है हम अपने संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको ये कि संविधान दिवस पर हम अपने संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी दूर की सोच हमें एक विकसित भारत बनाने की हमारी कोशिश में मोटिवेट करती रहती है। हमारा संविधान इंसानी इज्जत, बराबरी और आज़ादी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। ये हमें अधिकार तो देता है, साथ ही हमें नागरिक के तौर पर हमारी ड्यूटीज़ भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये ड्यूटीज़ एक मजबूत डेमोक्रेसी की नींव है। आइए हम अपने कामों से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मजबूत करने का अपना कमिटमेंट दोहराएं। तो ये प्रधानमंत्री का है, जिसमें उन्होंने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों की बात की है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस जो है वो कर्तव्यों को, हाँ, वो कर्तव्यों को दी गई है। और ये कि संविधान दिवस पर संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन कौन है संविधान बनाने वाले उनका कोई जिक्र नहीं है। कि कौन है संविधान बनाने वाले, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। ना पंडित नेहरू का जिक्र है, ना बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र है, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र है, कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल अपने, हो सकता है उन्होंने अपने ब्लॉग में किया, इसका जिक्र किया हो, नहीं भी किया होगा तो कोई क्या कर लेगा, प्रधानमंत्री हैं, श्रद्धांजलि देना ये कम है क्या? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण ये भी है कि अब SIR को लेकर इतना जो हंगामा मचा हुआ है, SIR वैध है या नहीं, संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग के पास ये दायित्व है या नहीं, इसकी सुनवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। फिर एक बार आपके सामने आएंगे कोर्ट रूम से सीधे, आपको जो पूरी प्रोसीडिंग है उसकी हम आपको लाइव जानकारी देंगे, जजेस की टिप्पणियां और दोनों पक्षों की दलीलें। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।